जी हाँ, आपकी प्रॉपर्टी में स्वागत है आपका। आज फिर बात करेंगे कि रेरा आखिर किस तरह से मददगार साबित हो सकती है आपके आशियाने को आप तक दिलाने के लिए। और कई सारी कंप्लेंट आती हैं, किस तरह से उनकी सुनवाई होती है, किस तरह से समाधान दिया जाता है, वो आपको दिखाएंगे। आइए। ये ऐसा बताओ कि एक तो आपके ओसी के लिए रिपोर्ट जाती है डीटीपी की, एसटीपी की, और रिपोर्ट जाती है हुडा की, एक्सचेंज और चीफ इंजीनियर की। तो ये रिपोर्ट्स आपने देख ली हैं क्या? दिखाओ। लाइसेंस है इनके नाम पर, सिंपल सा लॉजिक है। ये पूछ के बताओ, हम तुम्हारे तब पे कर देंगे। लाइसेंस इनके नाम पर है और सारी अप्रूवल्स इनके नाम पर हैं। बेच ये रहे हैं, ये किस कैपेसिटी बेच रहे हो और किस कैपेसिटी में आप रिपोर्ट कर रहे हो। ग्राउंड वाले का एक काम ये भी है भाई, ये चेक करना कि बेच कौन रहा है। एज पर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट यू आर बाउंड टू गेट योर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल we are issuing so called notice why this project has not been registered. यदि 7 days में रजिस्टर नहीं कराया तो we will penalize you by 10% of the total project cost and it will run in 100 crore rupees. और इसका टाइम दे दो इसको 1 वीक का। Immediately इसका अपने लीगल डिपार्टमेंट के लोग हो, आपने तो कानून तो बढ़ाया नहीं बढ़ाया। 1 वीक का टाइम दे दो। तो किस तरह से सुनवाई होती है और किस तरह से लोगों की जो समस्या है, आपने देखा होगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बाकायदा उस पर्टिकुलर जो बिल्डर के खिलाफ समस्या थी उसको लाइन पे लिया गया और उसके बाद जिसका कंप्लेंट थी उससे रूबरू कराया गया। इस तरह से यहाँ आपकी समस्याओं का निपटारा होता है जो प्रॉपर्टी से संबंधित हैं। हरियाणा रेरा के चेयरमैन हमारे साथ के खंडेलवाल जी लगातार ये जानकारी दे रहे हैं। सर, कोर्ट आपकी लगी, फिर कितने मामले, क्या कुछ उसमें खास रहा? हम लोगों ने अभी 1 अक्टूबर से रेगुलर सुनवाई करना आरंभ किया है। रेगुलर सुनवाई से मेरा मतलब यह है कि जो एडवोकेट्स ऑनलाइन प्रेजेंट होना चाहते हैं या कंप्लेंट ऑनलाइन प्रेजेंट होना चाहते हैं वो ऑनलाइन प्रेजेंट हो, और जो इन पर्सन फिजिकली कोर्ट में आना चाहते हैं वो आएँ। कोर्ट में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख के मिनिमम, यानी हम लोग कोर्ट की कैपेसिटी मान लो हमारी 200 आदमियों की बैठने की है, तो हम लोग है ना 10 से 15 आदमी अलाउ करते हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे और लोगों को ये भी लगे भाई उनको यदि वो व्यक्तिगत तौर पर सुनवाई चाहते हैं तो फिजिकली प्रेजेंट होकर के अपनी कर सकते हैं। हम लोगों ने जो एक और काम किया है कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके कि कोर्ट में हमने स्क्रीन लगाई हुई है जी, और उस स्क्रीन का पर्पज ये है कि एक व्यक्ति यदि ये क्लेम करता है कि जी मेरा तो प्रोजेक्ट पूरा है और कंप्लेनेंट कहता है कि प्रोजेक्ट आज भी पूरा नहीं है और उसी ले आए, ऐसे मामलों में हम टीम को भेज देते हैं वहाँ प्रोजेक्ट साइट पर। प्रोजेक्ट साइट से वो टीम जो है वो मौके की हकीकत उसको स्क्रीन पर दिखलाती है। उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है और ये ऐसा प्रयास है जिससे किसी को झूठ बोलने की गुंजाइश नहीं थी। बहुत सारे मामलों में जहाँ इस तरीके की झूठ बोली गई है हमने बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई की है, उन पर पेनल्टी इम्पोज की है। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है कि अब बहुत सारे मैटर जिनमें फैसला हो चुका था, एग्जीक्यूशन पेंडिंग पड़ा था, माननीय उच्च न्यायालय का अपना पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का जो एक स्टे था रूल्स पर, वो स्टे खारिज हो गया। तो हम लोग अब फटाफट जिन मामलों में एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग है यदि उसने उसकी पालना नहीं की है तो बैंक को डायरेक्शन दे के अकाउंट को अटैच करके और कोशिश कर रहे हैं कि एलओटी को वीक 10 डेज में पैसा मिल जाए। कल भी हम लोगों ने करीब 25-26 इस तरह के एग्जीक्यूशन के केसेस किए हैं। 60 केसेस कल हमारे यहाँ लगे हुए थे जो कि डे पोजेशन चार्जेस के लिए थे और बाकी उनमें कुछ और भी समस्याएं थी। कुछ मामलों में बिल्डर पोजेशन पेपर पोजेशन दे करके और या फिट आउट पोजेशन दे करके और मेंटेनेंस चार्ज मांगने लगा। जब प्रोजेक्ट ही ओसी उसका बाद में आया है और ओसी बाद में आया और उसके बाद भी वो पोजेशन जब लोगों ने देखा वहाँ जाके कमियाँ थी तो उसके लिए हमने इंक्वायरी भी सेटअप की 2-3 मामलों में कि कई लोग क्या किया लोगों ने कि जब ये कानून आया 1 मई 2017 से जब पूरा कानून लागू हुआ तो कुछ बिल्डर्स ने इस कानून की रजिस्ट्रेशन से बचने के लिए ओसी अप्लाई कर दिए। बिल्डिंग पूरी नहीं थी तो नेचुरल चीज़ वो 1-1 साल 1.5 साल के बाद जब उनके इंस्पेक्शन पूरे हो गए, जब कार्रवाई पूरी मिली तब जाकर उन्हें ओसी मिले। तो इस कानून में बात दी गई है कि 31 जुलाई 2017 तो चूँकि रूल हमारे आए
और यदि उससे पहले माने तो 1 मई 2017 के बाद जिन भी लोगों को ओसी मिला है वो ओसी उन सबको प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड कराना आवश्यक था, क्योंकि उसमें बहुत सारी सूचना रजिस्टर में आती हैं जो बाद में उन डिस्प्यूट को सेटल करने के काम भी आती हैं। तो ऐसे लोगों को हमने नोटिस दिए हैं। और एक बहुत बड़ी जो माल प्रैक्टिस अभी हमारे सामने आई है वो आई है कि बिल्डर ए है, उसको लाइसेंस मिला, उसने कोलैबोरेशन बी से किया, अब सी कंपनी बेच रही है, ना लाइसेंस होल्डर है, ना लैंड ओनर है, ना वो कंपनी कोलैबोरेटर है, और वो मार्केटिंग कर रही है। इस तरीके के मामलों को सुलझाने के लिए हरियाणा सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया, जिससे कि बिल्डर जो कि इस तरीके की माल प्रैक्टिस में पहले इन्वॉल्व हो चुके थे उनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई ना हो। तो 2015 में बेनिफिशियल इंटरेस्ट परमिशन की पॉलिसी आई। अब 15 निकल गया, 16 निकल गया, 17 निकल गया, 18 निकल गया, आज तक भी आप है ना कि बेनिफिशियल इंटरेस्ट परमिशन नहीं ले रहे। तो बीआईपी की परमिशन के बिना यदि आप ओसी ले आते हैं या अपने प्रभाव का गलत इस्तेमाल करके आपने मार्केटिंग की और बीआईपी परमिशन भी नहीं ली, जिसमें सरकार को 25% लाइसेंस फीस की फीस मिलती है, तो ऐसे मामलों में भी हमने सब पे कार्रवाई आरंभ की है। डिपार्टमेंट को भी हमने इंटीमेट किया है कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें और बीआईपी परमिशन के लिए बाध्य करें, क्योंकि बीआईपी परमिशन जब तक नहीं होगी तब तक लीगली उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना मुश्किल होगा, क्योंकि कल कोई कह सकते हैं ना तो जी मैं लाइसेंस हूँ ना लैंड ओनर हूँ। बिल्कुल। तो ऐसे मामले में बड़े बिल्डरों की ज़्यादा समस्या है, क्योंकि बड़े बिल्डरों की ग्रुप कंपनी है 40-40, 50-50, तो वो किसी कंपनी के नाम से लैंड खरीदते हैं, किसी कंपनी के नाम से वो कोलैबोरेशन करते हैं, किसी कंपनी के नाम से वो बेच देते हैं। तो इस प्रकार की माल प्रैक्टिसेस को हम लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा सारा फोकस इस बात पर है कि जो एलओटी है, एलओटी के हितों की अधिक से अधिकतम रक्षा हो, उसकी जो राइट्स हैं उन राइट्स की रक्षा हो। ये सर इतना समय हो गया 2017 से और अब तक की स्थिति, क्या अभी भी ऐसे केसेस आते हैं कि रेरा को दरकिनार करके या नियमों को दरकिनार करके रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, इस तरह की स्थिति भी आती है? हाँ, इस तरह के बहुत सारे मामले हैं जिन मामलों में हम कार्रवाई कर रहे हैं, और कई उसमें बड़े बिल्डर्स भी हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं। और अब बिल्डर्स उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराना शुरू किया है, सारी सूचना देना शुरू किया है, प्रोजेक्ट को अपनी मर्जी से ओसी ले टुकड़ों में बांट लिया। टुकड़ों में तो रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है, या तो प्रोजेक्ट की फेजिंग कराएं वो डायरेक्टर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से, या फिर पूरे प्रोजेक्ट को रजिस्टर्ड कराएं। पूरे प्रोजेक्ट को रजिस्टर्ड कराने में केवल उस पोर्शन की फीस छोड़ देते हैं हम लोग जिसका ओसी आ चुका है, लेकिन फीस प्रोजेक्ट से संबंधित जानकारी तो पूरी देनी होगी, क्योंकि जो प्रोजेक्ट जब अप्रूव हुआ है, लेआउट प्लान जब अप्रूव हुआ है, बिल्डिंग प्लान जब अप्रूव हुआ है, तो उसमें सारी फैसिलिटीज मार्क्ड है। फैसिलिटी हो सकता है जो ओसी लिए पोर्शन में वो फैसिलिटी होकर के दूसरी हो, लेकिन वो पूरे प्रोजेक्ट के लिए है, तो इसीलिए पूरे प्रोजेक्ट का रजिस्टर्ड करवाना आवश्यक है। रजिस्ट्रेशन की जो बात लगातार हो रही है उसको बिल्कुल आप दरकिनार नहीं कर सकते। और दूसरी बड़ी बात, रेरा की नज़र बिल्कुल जो आपकी खामियां हैं, जो आपकी कमियां हैं, और जो आप जानबूझकर आपकी मंशा ऐसी है कि ऑलोटी को अपना फायदा करना है और ऑलोटी का फायदा नहीं देखना है, तो है आपका रेरा क्या कुछ अधिकार आपको देता है, उनकी लगातार जानकारी रेरा के चेयरमैन हैं गुड़गांव के खंडेलवाल जी वो दे रहे हैं। सर एक बात और सामने आ रही है कि दरअसल इंश्योरेंस की बड़ी चीज़ होती है, इंश्योर्ड हो जाए व्यक्ति या एलओटी की बात करें या प्रोजेक्ट की बात करें तो निश्चित रूप से सभी के लिए हित की बात है। क्या है इंश्योरेंस का प्रोसेस, कितना ज़रूरी है ये और कैसे होता है? देखिएगा, जहाँ तक इंश्योरेंस का सवाल है, पूर्व में ये कानूनी बाध्यता नहीं थी बिल्डर के लिए कोई इंश्योरेंस कराए। आज की तारीख में जो इसका सेक्शन 16 है रियल एस्टेट रेगुलेशन डेवलपमेंट एक्ट का, वो बाध्य करता है, इट ऑब्लिगेट्स द प्रमोटर की यह जिम्मेदारी है कि वो 3 कम से कम इंश्योरेंस जरूर कराएगा। लैंड का, उस पर जो बिल्डिंग है उसका, जो रियल एस्टेट की कंस्ट्रक्शन है उसका, ये तो उसने इंश्योरेंस करानी है। इसके सिवाय सरकार दूसरे इंश्योरेंस क्या पैकेजेज उसने लेने हैं वो भी निर्धारित कर सकती है। ये इंश्योरेंस का फायदा क्या है? एक तो एलओटी इसने अपना पैसा लगाया है, एलओटी का पैसा भी सुरक्षित रहे, तो एक इंश्योरेंस पैकेज ये भी दिया सकता है भाई टाइम पे वो पूरा नहीं हो रहा है, मान लो प्रोजेक्ट, तो भी बिल्डर उसका इंश्योरेंस कराता है, टाइम पे पूरा नहीं हुआ तो फर्दर उसे जो भी देना है वो एलओटी को इंश्योरेंस कंपनी से मिले। इंश्योरेंस इस बात का भी हो सकता है कि डिफेक्ट लाइबिलिटी है प्रमोटर की 5 साल के लिए,
तो उसका डिफेक्ट्स के तौर पर भी इंश्योरेंस हो सकता है। यदि डिफेक्ट लायबिलिटी वो पूरी नहीं करता है तो एलओटी को इंश्योरेंस कंपनी से तुरंत पैसा मिले। यानी बहुत सारे ऐसे इंश्योरेंस के प्रोडक्ट हैं जो कि रियल एस्टेट में आवश्यक तौर पर लागू किए जाने चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि अब रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का इंश्योरेंस कराना आवश्यक है, लैंड और बिल्डिंग्स का इंश्योरेंस कराना आवश्यक है, और इसके साथ साथ डिफेक्ट्स लायबिलिटी और जो दूसरी इस तरीके की चीज़ें हैं उनके लिए इंश्योरेंस किए जाने से एलओटी को इसका अंतिम फायदा होगा। लेकिन अगर प्रीमियम की बात करें तो क्या प्रीमियम भी एलओटी के हिस्से से जाएगा या केवल ये बिल्डर या प्रमोटर की? प्रीमियम प्रमोटर देगा। इस कानून में जो सेक्शन 16(2) है उसमें सारे के सारा जो प्रीमियम है वो देगा, और जो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस के सारे पेपर वो उसको बाद में हैंड ओवर करेगा एलओटी को, ताकि एलओटी उसके बेसिस पर इंश्योरेंस जब भी क्लेम कर सके। जो एलओटी है उसकी कॉस्ट बढ़ेगी, उसकी जेब पर भार आएगा इस चीज का, ऐसा नहीं है? देखिएगा कि प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी। जहाँ एसोसिएटेड रिस्क है, रिस्क कवर करने के लिए जो प्रीमियम है वो प्रीमियम की राशि बहुत कम होती है। तो इसीलिए जहाँ भी कहीं मतलब जब भी आपने इंश्योरेंस कराओगे थोड़ा प्रीमियम तो देना पड़ेगा। प्रीमियम प्रमोटर देता है, वो उसको अकाउंट फॉर कर सकता है अपने उसमें, लेकिन वो टोटल कॉस्ट का पार्ट होगा, सेपरेटली उसको चार्ज नहीं कर सकता। जैसे कहा ना कि नेट कारपेट एरिया बेसिस पर वो रेट चार्ज करेगा, टोटल रेट बताएगा, और उसमें एक्स्ट्रा कुछ भी चार्ज नहीं कर सकता वो, चाहे जीएसटी हो, चाहे इंश्योरेंस हो, चाहे टैक्सेज हो। इसीलिए अपनी कॉस्ट में इंक्लूड कर ले। वंस दीज इंश्योरेंसेज आर मेड कंपलसरी, ये 3 तो होने ही है, 3 के सिवाय और दूसरे इंश्योरेंस भी कंपलसरी हो जाते हैं, तो उन इंश्योरेंस का प्रीमियम बिल्डर देगा और उससे एलओटी को ट्रांसफर करेगा पेपर्स, एलओटी को ट्रांसफर करेगा पेपर्स, ताकि इंश्योरेंस का बेनिफिट वो उठा सके। आप पूरी तरह से जिम्मेवारी जिस तरह से लगातार ये होती थी कि बिल्डर बचता था, वो स्थिति अब नहीं रहेगी। इंश्योर्ड प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि जो आपने अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाई है वो इंश्योर हो रही है। एक बात और सर जानना चाहेंगे, जिस तरह से एक प्रोजेक्ट आया, सारे आया, उसमें भी उसके जो प्रमोटर थे या उसका यही नहीं पता चल रहा है कि कौन डायरेक्टर हैं। इस तरह की जो कंपनियां हैं, अगर इस तरह से प्रोजेक्ट अगर इंश्योर होगा तो क्या निश्चित रूप से इनको फायदा मिलेगा एलओटी को? इस प्रकार का इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी कंपलसरी किया जा सकता है, जहाँ प्रोजेक्ट पूरा करने की जो टाइमलाइंस हैं, प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए जो उसने कमिटमेंट किए हैं, उन चीज़ों का इंश्योरेंस हो, ताकि इस वो प्रॉपर्टी नहीं मिल पा रही है तो एलओटी को अपना पैसा रिस्क उसकी कवर हो जाए। तो इस प्रकार के भी प्रोडक्ट इंश्योरेंस के कंपलसरी किए जा सकते हैं। तो अभी हम लोग उस पर विचार कर रहे हैं। जो बेसिक है इंश्योरेंस के वो रिक्वायरमेंट हम लोग सभी बिल्डर्स को रजिस्ट्रेशन के टाइम पर हम बताते हैं कि उन्होंने ये इंश्योरेंस भी करने हैं और आगे से इंश्योरेंस की डिटेल भी देनी है। तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है जो इस तरह की चीज़ों को हल्के में ले? पुराने प्रोजेक्ट उनमें तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उन पुराने प्रोजेक्ट में तो जो कानून के अनुसार कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई हम कर रहे हैं। लेकिन जो नए प्रोजेक्ट्स हैं उनमें हम इंश्योरेंस के लिए इंसिस्ट कर रहे हैं, और इंश्योरेंस करना जरूरी है, कंपलसरी है। निश्चित रूप से एलओटी के लिए बेहद फायदेमंद होगा, और सभी प्रोजेक्ट ये जिस तरह से रेरा में लगातार आपके हितों की बात होती है, और ये एक ऐसा हित है जो आपको एक गारंटी देगा, रिस्क कवर आपका बिल्कुल कवर होगा। और इसी वजह से ये एक बेहद ज़रूरी प्रावधान है जो आज से यानी आगे अब सभी बिल्डरों को कराना होगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।